जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन दोस्तों। अभी इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हम लोग अभी 2-3 सेट करा चुके हैं। अभी जो चौथा करने वाले हैं दोस्तों, तो आप देखिए इसमें सेट नंबर जो चौथा है, यह बिहार डीएलएड एग्जाम जो है कब हुआ था, 1/4/2024 में लिया गया था दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सेशन यह शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए इस सेशन को लगाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर हम लोग का 4 है, जो 1/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पार्ट 1 में देखेंगे तो जनरल हिंदी है। आइए जनरल हिंदी में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न आपका बनता है, आंसर आप कमेंट में बताते रहेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पार्ट 1 जनरल हिंदी में, धर्मात्मा का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। बताइएगा धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे धर्मात्मा जो होगा दोस्तों, धर्मात्मा में पहले तो देखेंगे कौन सी संधि है। धर्मात्मा में आप जब इसका विग्रह करिएगा ना, तो धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा होगा ना, धर्म जोड़ आत्मा, ये तो हम लोग का होगा आंसर डी। ठीक है, बट हम लोग जानेंगे कि इसमें जो दीर्घ स्वर संधि आया है किसे कहते हैं। दो स्वर्ण या सजातीय स्ववर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो धर्म आत्मा जो है, ये हमारा बनेगा धर्मात्मा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समास के कुल कितने पद होते हैं, समास में कुल कितने पद होते हैं, तो आप बता पाएंगे। में दो होते हैं, समास में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। बता दीजिए, अगला प्रश्न आपका है, यज्ञशाला में कौन सा समास है। बताइए कौन सा समास है इसमें। तो यज्ञशाला में आप बता पाइएगा, यज्ञशाला का यदि समास विग्रह आप करेंगे तो यज्ञ के लिए शाला होगा ना, यज्ञ के लिए जो शाला है, भवन है, उसे हम लोग यज्ञशाला कहेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जिस समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान हो, और पूर्व पद जो है अप्रधान हो, उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं उसे, तत्पुरुष समास। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट होगा। ये गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलने वाला है हम लोग को। देखिए, गद्यांश पढ़ने से पहले हम तो कहेंगे कि लास्ट सीधे से आप पढ़ के एक बार देख लो कि लास्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये हमको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, है ना। तो इस कारण हम कहते हैं कि ये जब गद्यांश वाला है तो पहले इसका क्वेश्चन लास्ट में पढ़ के देख लीजिए, क्या इस हमारे गद्यांश से रिलेटेड है या फिर अलग है। तो ये तो सीधे से अलग है। सपूत का उपसर्ग, उपसर्ग जो क्या होता है, आगे जुड़ता है ना दोस्तों, प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है। तो हम देखेंगे सपूत में कौन सा है उपसर्ग, बताइए। तो आंसर बता पाएंगे, स है, स जो पूत, सपूत। चलिए आगे देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ, बताइएगा कौन सा वाक्य है ये। विधिवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, या फिर संदेहवाचक है। आप खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ ये कैसा आ रहा है। तो आप बताएंगे कि यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, पहले तो ये जानेंगे। और यह वर्तमान काल के होते हुए भी यह विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। किसका है, तो विधिवाचक का। आंसर हम लोग का ए बनेगा। एनेक्स्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है एनेक्स्चर के लिए, बताएंगे। एनेक्स्चर का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना दोस्तों, अनुलग्रहक, संलग्न, संलग्रक, या फिर परिविष्टि होता है, संलग्न, है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अनुलग्रक होगा ही, प्रविष्टि होगा ही, संलग्रक होगा, लेकिन असंजक नहीं होगा। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कारक के कितने भेद, बता दीजिए, बहुत आसान है। कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो आप बता पाएंगे, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहला होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। बताइएगा सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, बहुत ही सिंपल है, बताइए क्या होगा सम्राट का। तो आप बताएंगे सम्राट का, पहले तो जो काटने वाला सीधे हटा दीजिए, रानी तो होगा नहीं सम्राट का, राजकुमारी होगा नहीं, दो हट गया। सम्राट का सम्राटी तो होगा नहीं, बस एक ही बच गया हमारा, सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चादर से बाहर पैर पसारना क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ। तो आप सुने होंगे कि चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना। आय कहने का मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर देना, है ना, उसे हम लोग कहते हैं चादर से पैर बाहर पसारना। तो क्या हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इनमें कौन सा वाक्य जो है
अशुद्ध है ना? कौन इसमें गलत है बताएंगे आप? देखिए इसमें गलत जो हो जाएगा, पहले देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा में, बेटी पराए घर का धन होती है। पराए घर की नहीं, पराए घर का धन होती है, ये भी ठीक है आपका। भारत में अनेकों राज्य हैं, यहाँ पे गलत हो गया। क्या दोस्तों? भारत में अनेकों नहीं, भारत में अनेक राज्य होगा, है ना? अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। क में ए की मात्रा होगा, को की मात्रा नहीं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया सेंटेंस। कह रहा है प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, ये भी ठीक हो गया। आंसर हम लोग का क्या निकल के आ गया? राइट आंसर सी। आइए देखते हैं आगे। अब दरवाजा खोला जा सकता है। ये जो यहाँ पे काले शब्द लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे जो रेड कलर में दिया गया शब्द, तो कौन सा पदबंध होगा बताइए? ये कौन सा पदबंध है? खोला जा सकता है, तो आप आंसर बताएंगे कि ये जो है संज्ञा तो है नहीं। खोलना मतलब ये तो काम करना होता है, सर्वनाम तो है नहीं। ये क्रिया विशेषण है नहीं, बच गया एक ही ऑप्शन। ये हमारा क्रिया है, मतलब काम है। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का आप शाब्दिक अर्थ बताएंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, है ना? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, बोलने का विषय होता है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता, किस वाक्य का वाच्य का उदाहरण है? किस वाक्य, वाक्य का, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, ये आपको बताना है। किसका है बताएंगे आप? तुमसे बोला नहीं जाता है, तो ये क्या कृत्यवाच्य है? क्या ये कर्मवाच्य है? क्या ये भाववाच्य है, या इनमें कोई नहीं? तो हम आंसर यहाँ पे बताएंगे कि जब, पहले सुन लें आप लोग, कि जब वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रधान हो, न कि कर्ता या कर्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? तुमसे बोला नहीं जाता है, ये भी हमारा क्या है? भाववाच्य है। देखिए, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, क्या होगा बताएंगे आप? वह क्या होगा? अविदा शक्ति द्वारा, लक्षणा शक्ति द्वारा, इनमें कोई नहीं, या व्यंजना शक्ति। सूरज अस्त हो गया है, हमें बताना है इस वाक्य में विभिन्न लोगों के लिए जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या होगा। तो आप आंसर सीधे बता पाएंगे, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है ना। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए, अभिधा और लक्षणा के जो असमर्थ हो जाने पर यह शब्द शक्ति का अर्थ लिया जाता है ना? उसे हम लोग व्यंजना कहते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वनिद्रा सोने वाला कहा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना अपोजिट बात। अपोजिट कहने का मतलब इसमें व्यंग बोला गया है। कह रहा है कि कुंभकर्ण निद्रा किसे हम लोग जानते हैं? जो लगातार 6 महीने तक सोता है, मतलब बेधड़क होकर सोते हैं, उसे हम लोग कुंभकर्ण निद्रा कहते हैं। स्वनिद्रा, श्वान यहाँ पे कहने का क्या मतलब? श्वान मतलब यहाँ पे कुत्ता की बात कहा गया, कि कुत्ता के नींद की तरह सोना। एकदम से सीधे इस पे व्यंग कसा गया है ना, तो ये सीधे से सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हम लोग डी बता देंगे। देखिए, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। क्या है? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इसमें अलंकार बताएं, देखेंगे यहाँ पे जो बेर है और यहाँ पे बेर है, ये दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, है ना? ये जो आपको बता रहे हैं 3 बेर, और यहाँ पे 3 बेर, और खाती खाती, यहाँ का जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये थी और यहाँ पे है। इससे हम पता चलना है कि ये कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती है, इसका क्या यहाँ पे तात्पर्य है? 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। तो हम बता दें यहाँ पे दोस्तों, आपका पहले तो बता देते हैं कि अलंकार होगा यमक। ठीक है, यमक अलंकार तब होता है जब किसी कविता या काव्य में कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, है ना? यहाँ पे बेर की बात मतलब वो फल की बात कहा जा रहा है, और यहाँ पे वो टाइम मतलब कितने बार खाती है। दोनों समय जो है हमारा अलग अलग निकल रहा है, एक ही सेंटेंस का दोनों में अलग अलग निकला ना अर्थ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। आगे बताएंगे, अलंकारों का शिरोरत्न डैश माना जाता है। अलंकारों का शिरोरत्न किसको मानते हैं हम लोग बताएंगे?
तो इसे बताइएगा उपमा को, इसे उपमा अलंकार को मानेंगे हम लोग। ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहेंगे? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। देखिए, सिर झुका, सिर झुका, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इसमें अलंकार आपको बताना है। बताइए कौन सा अलंकार होगा दोस्तों इसमें? तो आप जो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो आंसर पहले बता दे कि सिर झुका, नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इसमें अलंकार आपका जो होगा वो रूपक अलंकार। कौन सा आएगा? रूपक अलंकार। कैसे होगा दोस्तों? तो जब उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही हो तथा उपमान जिसे तुलना की जा रही है में अभेद बताकर दोनों को एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई में अलंकार आपको बताना है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई, इसमें अलंकार आप बताएंगे कौन सा है? तो यही है अलंकार दोस्तों, है ना, जो इसमें है रूपक अलंकार है। आंसर हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर ए करेक्ट बनेगा। देखिए, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानहु विधि तन अछ छवि, मानहु विधि तन अछ छवि, स्वच्छ रखिबो, रखिबो काज, दृग पग पौछन को करे, भूषण पाए दान, पाए पायन दाज। इस पंक्ति में अलंकार आपको बतानी है। इसमें कौन से अलंकार आएंगे आपके? देखिए, आपको पहले से बता रखे हैं जिसमें मानहु जानहु ये सभी आ जाए तो सीधे आपको कहाँ पे आना है दोस्तों? जैसे यहाँ पे मानहु आ गया ना तो सीधे हम लोग आ जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पे, है ना। इसका कुछ ट्रिक है, जैसे उत्प्रेक्षा जानने के लिए मानहु जानहु ये सब आ जाते हैं तो हम लोग सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार का यूज करते हैं, है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि आई ऐसी अद्भुत वेला, ना रोक सका ना विहंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? आई ऐसी अद्भुत वेला, ना रोक सका ना विहंस सका। तो यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? कितने होते हैं दोस्त? तो तगन में दो लघु और एक गुरु होते हैं। दो लघु कहने का मतलब लघु आप ऐसे एस टाइप में होता है ना, और गुरु जो होता है दोस्तों आई टाइप में होता है। ओके ना, तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, दो तगन तथा दो गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। बताइए, तो आंसर बताएंगे मंद क्रांता। आंसर क्या बताएंगे? मंद क्रांता हो जाएगा। यहाँ पे मंद क्रांता छंद के चौथे, छठवें और सातवें वर्ण के यति होती है। देखिएगा, काव्य शोभाया, कार्तोराय धर्मा गुणः, यह किसकी कथन है? किसकी कथन है दोस्तों? यह कथन है, अब बताएंगे वामन की। किनका है? वामन का यह कथन है। नेक्स्ट देखेंगे, विभेद के कितने भेद हैं? विभाव का, विभाव का कितने भेद हैं दोस्तों? तो विभाव का आप बताएंगे दो है। कौन कौन है दोनों? आलंबन और उद्दीपन है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हम लोग का मैथमेटिक्स का। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय मतलब नहीं है, परिमेय है। √7 तो एक अपरिमेय है, √13 भी एक अपरिमेय है, लेकिन 25 का तो वैल्यू आता है 5, ये भी एक अपरिमेय है। मतलब आंसर हम लोग का सी बन गया। आगे कह रहा है आपका, यदि 47 और 379, 47 और 379 में भाग देने पर शेषफल कितना 3 बचे तो भागफल क्या होगा आपको बताने हैं। आइए पहले हम लोग 47 को भाग करके देखते हैं 379 को। 379 को हम लोग 47 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम्स? पहले 8 टाइम्स में। 8 7 जा 56 होता है, यानी 376 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ये कैंसिल। हमारा जो
शेष है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 3 बच रहा है, यहाँ पे भी हमारा 3 बच रहा है। मतलब भागफल जो आ गया हमारा वो क्या है, भागफल ही तो पूछा है, 8 है। देखिए ऑप्शन में है, तो यस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 8 हो गया। देखिए अगला कह रहा है कि एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, इसका 54 और 78 का एलसीएम इस दोनों संख्याओं का क्या होगा आपको बताने हैं। एलसीएम तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। आइए निकालते हैं हम लोग 54 और 78 का। देखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे 6 से कर ले, 6 9 जा 54, 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। और भी छोटा हो सकता है क्या, नहीं इससे तो छोटा होगा नहीं, तो क्या क्या बचे हमारे पास 6 9 और 13। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा एलसीएम लेकर आएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास आएंगे 702। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे, 702 करेक्ट होगा। आगे देखेंगे त्रिघाती बहुपद जो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक ए बी और जी है, तब ए प्लस बी प्लस जी का मान आपको बताने हैं क्या होगा। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बहुपद, ये जो हमारे पास है ये आपके लिखे हुए हैं। ओके, अब जो है हम कहते हैं क्या कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ए बी और जी दिया हुआ है, क्या होता है शून्यकों का योग, तो आप बताएंगे माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या है आपका दिया हुआ बताएंगे, तो बी आप बोलेंगे 7 है, 7 कैसा है तो माइनस में है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 है। और ए की वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू एक्स के आगे क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 है, यानी आंसर जो आ गया हमारा 7। सभी को जोड़ने पे राइट आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए यदि बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब बी का मान क्या होगा। ये आपको यदि याद होगा दोस्तों, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल तभी ये बनेंगे आपको, उसका फॉर्मूला ही होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है तो सी बाई ए, ये प्लस में रहता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं सी बाई ए होता है गुणनफल, ठीक है, और योगफल माइनस बी बाई ए होता है। अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं क्वेश्चन 30 नंबर है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस बी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो, तो बी का मान क्या होगा ये हमें बता देने हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अल्फा इक्वल कहने का मतलब है इसका अपोजिट बोला है ना अभी जस्ट, तो 1/बीटा कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर लेंगे। देखिएगा अभी हम लोग कहते हैं क्या कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे बी अपॉन ए, लिख सकते हैं ना, ठीक, क्योंकि सी बाई ए होता है तो सी हमारा क्या है बी ए है ना यहाँ पे, तो बी बाई ए हो गया, गुणनफल सी बाई ए होता है। नेक्स्ट देखिएगा अभी हम लोग लिखे हैं अल्फा को क्या, इसका जस्ट अपोजिट, तो 1/बीटा इंटू बीटा लिखेंगे, यहाँ पे है माइनस बी बाई एक है, ये बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, मतलब कि हमारा जो बी का वैल्यू आया है वो कितना आ गया, तो बी इधर माइनस में है ये 1, मतलब बी आप निकालोगे तो माइनस में 1 आएगा, है ना, हमें बी का ही तो वैल्यू निकालना था, बी का वैल्यू -1, आंसर ए करेक्ट बना। ये यदि युगपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो समीकरण का निकाय क्या होगा, बता दीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, ये आपको डिफिनीशन के तौर पे याद करना होगा, तब यह निकाय जो है विरोधी कहलाएगा। आंसर सी करेक्ट होगा। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एम एक्स प्लस बी वाई प्लस एन इक्वल 0 के कितने अधिकतम हल जो है संभव है, कितने हल संभव है, तो देखिए इसके आपको बता दें दोस्तों, इसके जो हल संभव है ये टोटल जो है अनंत होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों अनंत, आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। अब आगे कह रहा है कि x की वैल्यू दिया हुआ है 1, y का भी वैल्यू दिया हुआ है। आइए हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकालते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 डालेंगे, 8 गुने 1 करेंगे तो 8 ही रहेगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा। अब y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे 6, यानी a 6 हो जाएगा, a तो रहेगा रहेगा इक्वल में 0 होगा। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो गुणनखंड के तौर पे एक बन जाएगा ना दोस्तों, कि ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस माइनस में हमारा क्या रहेगा 8। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं एक गुणनखंड के तौर पे, क्या क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस में रहेगा आपका 6a और माइनस में रहेगा आपका 8 रहेगा ना, इसे सॉल्व करिए, इक्वल में 0 है आपका,
ए और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 को कैसे फैक्टराइज करें, तो हम बोल देंगे क्या 4 दूना 8, 4 और 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 8 आएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस 4a, है ना, और प्लस 2a, इतना तो लिख सकते हैं। माइनस में 8 इक्वल 0, ये हो सकता है हमारा। अब देखिएगा कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इस दोनों को कॉमन कर सकते हैं हम लोग, दोनों को कॉमन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे जो हमारे पास है दोस्तों, ये माइनस में ना था, माइनस में रखेंगे, ये प्लस में है दोस्तों, है ना, यहाँ पे माइनस में है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे माइनस नहीं देखा था, यहाँ पे माइनस होंगे, है ना, ये प्लस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन करते हैं हम लोग, क्या ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ए माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन कर लेंगे तो ए और माइनस में 4 बचेगा, इक्वल में 0 रहेगा। अब देखिए ए माइनस 4, ए माइनस 4, ए माइनस 4 यहाँ पे हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा ए माइनस 2, बचेगा ना, इक्वल 0। अब एक एक से निकाल लीजिए कि ए माइनस 4 इक्वल है 0, आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया। फिर इसका तो हो चुका, अब इसकी बारी, ए माइनस 2 इक्वल 0, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। दोनों हमारा पॉजिटिव आया, एक 4 और एक 2 आया, दोनों कैसा है, पॉजिटिव ही रहा है। तो देखेंगे पॉजिटिव आंसर कौन सा है हमारा, 2 और 4 वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए डजंट इक्वल 0, बी डजंट इक्वल 0, सी डजंट इक्वल 0, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तब आपको बताना है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग फार्मूला याद होगा, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का बहुत आसानी से बना पाएंगे। जब हमारा दिया रहता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देन हम लोग लिखते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाता है आपका 3a बी सी होता है। देन हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन जब कर लेते हैं, कॉमन क्या कर ले, देखिए कॉमन ए बी सी दोनों में है तो ए बी सी हमारा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से काटिएगा तो आपके पास आएंगे ए क्यूब प्लस आ जाएगा बी क्यूब और प्लस रहेगा सी क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या था हमारा, तो 3 a b c था। 3 a b c यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, 3 a b c रख लेंगे, अपॉन में ए बी सी रहेगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, यानी आंसर हमारा बस बचा 3, राइट आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक तथा शेष भाग को 120 रुपए के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, हमें बताना है। कितना है, 96 रुपया पे 9%, तो यहाँ पे लिख लीजिए 96 अपॉन कितने 9। दूसरा रेशियो हमारा है 120 पे कितना लगाता है 12। अब इसे काट दीजिए, जो कटने वाले होंगे तो हम लोग काटेंगे, क्रॉस आप काट पाएंगे, इधर से ये कटेगा। देखिए ये हो जाएंगे 96 इंटू 12 और रेशियो हमारा रहेगा 120 इंटू 9 रहेगा। जो कटने वाला है सो काटेंगे यहाँ पे, तो आप इसे काट दीजिएगा, आपके पास रहेंगे इधर 16 और इधर आएंगे 15। तो हमारा 16 और 15 इससे तो छोटा होगा नहीं, तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखेंगे आगे, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य कितना है, 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा दे करके उस घड़ी को इतना में खरीद लिया है। तो पहले बट्टा 10% था, तो दूसरा हमें बताना है कितना का डिस्काउंट था। आइए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, यहाँ पे बनाएंगे। पहला है कि 720 रुपया में उसने क्या करता है दोस्तों, 720 रुपया उसका निर्धारित मूल्य था, मतलब मार्क प्राइस था। तो इसमें डिस्काउंट देता है कितना, 10% का। पहला 10% का दिया मतलब 90/100 होगा। दूसरा हमें नहीं पता क्या है, तो 100 माइनस डिस्काउंट तो रखेंगे ना दोस्तों, अपॉन में 100 रखेंगे, इक्वल कितना में बेच देता है, तो 550.80 लिख लीजिए यहाँ पे, 550.80 रख लेंगे हम लोग। अब इसे काटेंगे, जो आपके कटेंगे उसे काटिए। हम यहाँ पे रखते हैं 100 माइनस, बस डिस्काउंट को रखते हैं, बाद बाकी सभी को एक साइड में भेज देंगे। तो इधर रह जाएगा 550 तो रहेगा ही, इस पे गुणा में आ जाएगा दोस्तों आपका 100, अपॉन में आ जाएगा क्या क्या, तो 72 और इंटू 9 आ जाएगा, आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हटा करके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस डी इक्वल हो जाएगा आपके पास 85। घटाइएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा, 100 में से 85 घटेगा मतलब 15। तो जो हमारा दूसरा डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है, 15% का। आंसर क्या बनाएंगे आप, राइट आंसर बी। कह रहा बिंदु दिया हुआ है ये और ये दिया हुआ है, तो मिलाने वाली रेखाखंड वाई अक्ष किस अनुपात में बांटती है, ये हमें बता देना है। देखिए अनुपात वाली एक रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं m और n के रेशियो में बांटेंगे, ठीक। इसके रेशियो में m और n के रेशियो में बांट रहे हैं, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। अब जो हमें निर्देशांक जो फाइंड करना है, x y जो निकालनी है, तो फॉर्मूला जो लिखा जाता है दोस्तों, ये लिखा जाता है mx2 प्लस हो जाएगा आपका nx1, ओके, अपॉन में रहेगा आपका m प्लस n। दूसरा जो लिखेंगे हम लोग my2 प्लस ny1, ओके, अपॉन में यहाँ पे भी m प्लस n ही रहेगा। ये हमारा निर्देशांक निकलता है दोस्तों। तो हमारा x क्या है 0, क्योंकि y का हमें वैल्यू निकालना था। इक्वल में रखिए m का वैल्यू क्या है, तो m है, और x2 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 1 है, तो ये m ही रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3n, अपॉन में हो जाएगा m प्लस n, क्योंकि m और n का वैल्यू तो दिया नहीं है, अभी निकालना है हमें। यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस में 2m, माइनस में 4n, अपॉन में रहेगा m प्लस n। ये 0 का वैल्यू ये आता है दोस्तों, ठीक है, ये, और ये y का वैल्यू ये रहता है, ठीक है, ये। अब देखिए यहाँ से हम लोग 0 से यदि ये सपोज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आप बता पाएंगे, 0 इक्वल हो जाएगा m माइनस 3n अपॉन हो जाएगा m प्लस n, होगा ना। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि m इक्वल हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा दोस्तों, m इक्वल 3n हो जाएगा। इधर क्रॉस करिएगा तो ये तो 0, यानी m ये बच जाएगा बस, तो ये जाके उधर में आ जाएगा प्लस में, तो इस कारण m इक्वल आ गया हमारा 3n आ गया। m इक्वल क्या आ गया, 3n। हमने लिखा क्या, m इक्वल आया है हमारा 3n आया है। हमें निकालना है m और n की रेशियो, तो m इधर रहने देते, n को इधर बुला लेते हैं। आ गया तो इधर 3 पहले से था और 1 इधर रख देंगे, यानी m का हमारा 3 आ गया और n का 1। कौन से रेशियो में बांटा, 3 और 1 के रेशियो में बांटा। देखिए है क्या वो 3 और 1 का रेशियो, यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बिंदु दिया हुआ है 1 2 और ये 3 बिंदु है हमारे पास, a प्लस बी क्या होगा ये आपको बता देने हैं। आइए ए प्लस बी का हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है दोस्तों आपको, है ना। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद किए होंगे, क्योंकि हर एक देख रहे हैं, जितने भी अभी तक सेट हम बता रहे हैं 2022 से अभी तक हम लोगों ने 2024 कवर कर रहे हैं। अब देख रहे हैं तो 2024 तक आ चुके हैं दोस्तों, मतलब जो प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं, इसमें आपको हर एक सेट में मिला है ना, ये आपको निकालने के लिए, तो आपको हर एक सेट में मिलेंगे ही, क्योंकि ये कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपको। तो इसका फॉर्मूला एकदम से आपको याद करके जाना ही जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, 1/2 इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल होता है दोस्तों। 1/2 होता है x1 इंटू होता है आपका y2 माइनस होता है y3 प्लस होता है आपका x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अभी और रहेगा दोस्तों x3, है ना, इंटू हो जाएगा आपका y1 माइनस होगा y2। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इधर में 0 है, इक्वल सभी का वैल्यू रखेंगे 1/2, है ना। यहाँ पे रखेंगे तो x1 का वैल्यू a है, इंटू b माइनस 1, सभी का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, प्लस इसका ना 0 है, ये 1 माइनस 0 प्लस है 1 इंटू 0 माइनस बी, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे भी 0 से गुणा करना होगा वो तो 0 ही लेके आएगा, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, बच गया ये, और इसे हम लोग कैलकुलेशन करना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेशन इसे करेंगे तो बचेगा 0 इक्वल हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से कैलकुलेशन होगा, तो बचेगा ए बी माइनस ए, और बाद बाकी यहाँ पे 0 0 बचेगा, 0 प्लस 0, और ये माइनस बी लेके आएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 0 इक्वल आएगा हमारा ए बी, और माइनस में रहेगा ए प्लस बी, रहेगा ना। आगे कैलकुलेशन करिएगा आप, तो आपके पास आ जाएंगे कि ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा ए बी, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में आ गया, तो हमें किसका ए प्लस बी का वैल्यू निकालना था, क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया। देखिए ऑप्शन में है क्या ए इंटू बी, तो यस है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद आपको बताना है। कौन है अपरिभाषित पद, तो आप बताएंगे वो बिंदु है, इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 है, शेष दो भुजाओं में से एक भुजा शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा दे दिया इसमें, कह रहा है ना कि एक जो है आपके पास 25 है, वो कौन है, तो कर्ण दिया हुआ 25। अब कह रहा है ना कि एक तो x मान लो आप,
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि x तो मानो लेकिन ये x से 5 ज्यादा है, ऐसे कह रहा है सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बाई पाइथागोरस रूल का आप यूज करेंगे ना, बहुत ही आसानी से बनेगा ये। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। बाई पाइथागोरस हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। त्रिभुज आप देख लो कि ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी। तो हम कहेंगे क्या, ये ए सी जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर होगा, ये जो होगा आपका ए बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए सभी का वैल्यू रखेंगे। ए सी कितना है 25, 25 का स्क्वायर रख लो आप। 25 का स्क्वायर ऐसे 625 आता है। ए बी कितना हमने मान ले हैं, एक्स माने थे, और इसको एक्स प्लस 5 माने थे ना। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, और प्लस सी स्क्वायर 2ab। तो 2ab हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स, ये तो होगा हमारा। ठीक, आगे इसे सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा हमारा। तो ये देखिए ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएंगे, है ना। ये हमारा 25 है, इधर आके घट जाएगा 25। ठीक, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में रहेगा 10x रहेगा ना हमारा। ये घटाएंगे तो 600 रहेगा। इधर आ जाएगा हमारा 2 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, और प्लस में 5 रहेगा 5x। इसे 2 से काटिएगा 300, 300 आ गया। इधर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x रहेगा। कॉमन कर लिए हैं तब ये हुआ है दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन कर लिए हैं, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ से गुणनखंड के रूप में भी बना सकते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 300 इक्वल 0, है ना। ये 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड जब निकालते हैं 15 और 20 का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 और 20 का निकालिएगा तो 20 एक है और एक 15, इसमें गुना करेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा गया कि एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस में हम लोग रखते हैं 20x, ठीक है, और माइनस में रखते हैं हम लोग 15x, और माइनस में लिखते हैं 300। ठीक है, 300 इक्वल 0 रखेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से कॉमन हम लोग कर लेंगे क्या दोस्तों, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस x प्लस जो बचेंगे आपके 20, और यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं कि 15 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कि x यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉमन, अभी तो यहाँ पे प्लस बचेगा 20, है ना। इसमें से कॉमन हो जाएगा हमारा x प्लस 20, और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 15, x माइनस 15। यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालोगे तो x बराबर माइनस में 20 आएगा, और इसका वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल आपका 15 रहेगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू एक 15 आया, दूसरा जो है माइनस 20 आया। तो दो अन्य भुजाओं की जो लंबाई आ गई, एक 5 ज्यादा है ना और एक 5 कम है, तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी एक वैल्यू आ गई है 15, और दूसरी जो वैल्यू है 5 प्लस कर देंगे तो 20। तो देखेंगे 15 और 20, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बता रहा है। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए एपी स्पर्श रेखा है, एपी इक्वल ओपी है, तब त्रिभुज ओ पी ए एक त्रिभुज होगा। कैसा होगा त्रिभुज, देखिए ओ पी ए, ये एक त्रिभुज हमको दिखने से ही लग रहा है दोस्तों। ये कैसा है, ये सिंबल ही बताता है हमको समकोण का। तो हम लोग सीधे यहाँ पे बता पाएंगे कि समकोण नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा, तो देखेंगे यहाँ पे कि समकोण होते हुए भी और भी क्या हो सकता है, ये हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है हमारी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एपी जो है ये किसके बराबर है, ओपी के। एपी जो है हमारा है, एपी ओपी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। जब दो एक त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम लोग समद्विबाहु कहते हैं। और उसके बाद ये समकोण है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ गया हमारा। आंसर ए करेक्ट हो गया। देखिए, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर कराने की लागत 25 रुपए है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से दो बार बार दो बार एक कमरे की प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी, ये बताना है। 2 बार कराना है कमरा, उस कमरे की प्लास्टर। तो हम जानते हैं कि दीवारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2h होता है इंटू एल प्लस बी होता है। बस इस फॉर्मूला को हम लोग रखेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 2l, है ना, दूसरा क्या है 2b, और दूसरा है 2h है। ठीक है, पहला हम लोग माने l और b और h, सेकेंड टाइम में हमने ये ले लिया, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स कराना है इसको, इस कारण। अब जो कमरे का नया क्षेत्रफल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा हमारा 2h, और यहाँ पे लिखेंगे 2l प्लस हो जाएगा 2b। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 4, 4 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे 8h, और प्लस में रह जाएगा हमारा l,
और प्लस बी, क्योंकि 2 हमने बाहर निकाल दिया इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो प्लास्टर कराने में जो नई लागत लगेगी वो हो जाएगा 4 इंटू 2h इंटू एल प्लस बी होगा। तो हमारा इसका वैल्यू कितना है दोस्तों? इसका वैल्यू जो दिया है 4 और इसका वैल्यू दिया हो 25 रुपया। तो ये 4 और 25 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 100 रुपया। यानी हमें जो कॉस्ट लगेगी वो कितना रुपया लगेगी? 100 रुपया लगेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 7 है। तो आधार पर खड़े समान क्षेत्र की आयत की परिधि क्या होगी ये हमें बताने हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 70, ऊंचाई इसकी 7 है। तो हम लोग निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी इक्वल क्षेत्रफल होता है। लिखेंगे यहाँ पे एल इंटू बी इक्वल क्षेत्रफल है। आपका ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 7, मतलब इसका ब्रेथ जो आ जाएगा 70/7, इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 10। ठीक, एल हमारे पास 7 और बी हमारे पास 7 आ गए हैं। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे परिधि। जो परिधि कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल कितना है हमारा? 2, एल हमारे पास है 10 और बी कितना है हमारे पास? 7। दोनों को जोड़ लेंगे 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 34। देखिए 34 है क्या ऑप्शन में? तो यस, 34 है हमारे पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 34 डेसीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी जो हमारे पूछे गए हैं डेसीमीटर में ही पूछे गए हैं। देखिए, कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे एक बिंदु कहते हैं। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाए, तो हटाई गई संख्या आपको बताना है। क्या हो जाएगा हटाई गई संख्या? आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे 5 संख्याओं का माध्य हमारा 18 है, तो 18 में 5 से गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। यहाँ पे आइए सोल्व करते हैं। 18 में हम लोग 5 से गुना करें तो कितने हो जाएंगे हमारे? 90। तो 5 संख्याओं का कुल योग आप देखेंगे, ये तो हमारा आ चुका 90। अब हटाई गई जो संख्या है ये कौन है? 16 है। इसमें घटा लीजिए, गुने 4, क्योंकि एक संख्या हटाई जा रही है। तो 90 माइनस आप घटाओगे 64, कितना आ जाएगा आपके पास? 26 आ जाएगा, है ना। तो जो हटाई गई संख्या है वो कितनी है? 26। देखिए ऑप्शन में है क्या? यस, राइट आंसर आपके है डी। इसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात जो है 6 और 5 है। तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात हमको बता देना है कि कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? कि बहुलक, बहुलक बस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस हो जाएगा 2 गुने माध्य। ठीक है, 2 गुने माध्य याद रखेंगे ये। तो हमारे पास दिया है बहुलक और माध्यक का रेशियो। बहुलक कितना है हमारे पास? 6 है और माध्यक हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 माध्य हमारा रहेगा। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये 15 है, ठीक है ना, और ये 6 है हमारा। ये माइनस में 2 है तो इधर प्लस में आ जाएगा हमारे पास। तो 2 माध्य बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 माध्य बराबर 15 में से 6 घटा लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। मतलब माध्य का हम रेशियो यहाँ पे निकालेंगे तो 9/2 हो जाएगा। माध्य जो हमारा आ गया 9/2, मतलब इसको बता पाएंगे आप, डिवाइड करोगे तो 4.5 आ गया। हमें दोनों का रेशियो बताना है, किसका किसका? माध्य और माध्यक का। तो माध्यक तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, कितना यहाँ पे दिया हुआ है ना माध्यक का वैल्यू हमारे पास। तो रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे पहले माध्य। माध्य कितना है हमारा? 4.5। माध्यक कितना है हमारे पास? 5 है। अब इसका कैलकुलेशन कर लोगे, दोनों में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड एक ही काम करना होगा। यदि डेसिमल है, डेसिमल हटाना हो आपको तो ये कितने हो जाएंगे? 9 और इस 2 यहाँ पे करिएगा तो 10, है ना। तो देखें हमारे पास 9 और 10 का रेशियो आया है। 9 और 10 का रेशियो है क्या आपके पास? तो हाँ बिल्कुल है 9 और 10 का। ये इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि 4.5 वाला इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, इस कारण हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 से भी कर सकते, 4 से भी, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख के करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका माध्य माध्यक बहुलक का मान समान है? आइए देख लेते हैं किसका समान है। तो हम लोग ऑप्शन बेसिस पे उठा के देखेंगे। पहले आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक समान है। सपोज कर लो आपकी पहला ही ऑप्शन उठाते हो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं तो देखेंगे 2
2 4, 2 6 और 6 4 10। 10 को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपके पास आ जाएँगे 5/2, मतलब लगभग आप बताएँगे 2.5। ये हमारा क्या हुआ? माध्य। कैसे हम लोग, क्योंकि टोटल 4 संख्या है, संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या से जो डिवाइड करते हैं वो हमारा माध्य आता है। माध्य 2.5 माध्यक। टोटल एक 4 संख्या है, 4 संख्याओं को हम लोग करते क्या है, n/2 से, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितने आ जाएँगे? 2। दूसरे नंबर पे क्या है? तो 2 है हमारा, मतलब कि ये भी हमारा नहीं हुआ। तो इसे हटा दोगे, इसे हम लोग हटा देंगे। देखिए, तो पहला तो हमारा कट गया, दूसरा ये। दूसरा टोटल 5 संख्या है, तीनों सभी को ऐड करते हैं। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 1 15। 15 संख्याओं को हम लोग यदि भाग देते हैं 5 से, तो कितने आ जाएँगे हमारे? 3। ये तो माध्य आ गया हमारा। अब माध्यक की बारी। माध्यक की बारी जो अब निकालेंगे आप, तो हम देखेंगे क्या, माध्यक इधर से 2 संख्या हटा लो, इधर से 2 संख्या, मतलब माध्यक जो भी हमारा आ गया, 3 आ गया। बीच वाले होते हैं माध्यक। बहुलक, बहुलक में आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार आप देखेंगे 3 है, यही 3 है। मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या आ गया हमारा? ए ऑप्शन नंबर बी में आ गया। अब देखिए, साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 4 है। तो आपको टैन थीटा का वैल्यू बता देना है, कितना होगा? कितना हो जाएगा टैन थीटा का वैल्यू? आइए निकाल के देखते हैं हम लोग। लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना दिया हुआ? 4। हम लोग इसे सॉल्व करने चलेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या इसे 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? 7 को बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में हमारे पास है 3 कॉस, इक्वल में इधर 4 है हमारे पास। ठीक, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग 4 साइन तो रखे ही रखे इधर, 4 साइन स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, क्या? 3 को। तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन स्क्वायर और प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर इक्वल 4। तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही रह जाएगा हमारा। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 इक्वल में 4। ये 3 जाके उधर घटेगा, यानी आप बता पाएंगे कि साइन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1, और ये गुणा में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। स्क्वायर को आप हटाओगे तो अंडर रूट में आ जाता है ना? तो हम लोग साइन इक्वल लिख लेंगे क्या, कि 1/4 था, ये अंडर रूट में आ जाएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा, 4 का 2 आता है। साइन की वैल्यू हमारी हो गई 1/2। तो आप बता पाओगे कि 1/2 साइन में किसके बराबर होता है? तो साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन जो थीटा है हमारे पास, और इधर लिख लेंगे साइन हमारा ये 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारा? 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री किसके बराबर होता है? तो आप बताएंगे 1/√3 के बराबर होता है। साइन 30 के बराबर, साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है आप, कि सेक के पावर 4 क्यू माइनस सेक स्क्वायर क्यू इक्वल क्या होगा, आपको बताने हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें कॉमन करना होगा कुछ। देखिए, ऐसा लिखा हुआ है सेक सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे सेक के पावर 4 क्यूब है, और माइनस में है सेक स्क्वायर क्यूब, इक्वल में क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, सेक स्क्वायर क्यूब को। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास? सेक स्क्वायर बचेगा, और माइनस में यहाँ पे 1 बचे जाएगा। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आप बता पाओगे यहाँ पे। या फिर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं इसे, कि सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को हम लोग टैन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर क्यूब रहेगा, और यहाँ पे भी टैन स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि टैन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे टैन के पावर 4 क्यूब। देखिए, है क्या आपके पास ये ऑप्शन में? यस, टैन स्क्वायर और प्लस टैन के पावर 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इक्वल 1/2, कॉस बीटा इक्वल 1/2। तो ए या प्लस बी का वैल्यू हमको बता देना है, यहाँ पे क्या होगा। आइए, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 जो होता है यहाँ पे साइन अल्फा, मतलब कितना? 30 डिग्री के बराबर आएगा। 30 डिग्री के बराबर आएगा ना हमारे यहाँ पे। यहाँ पे 1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 60 के बराबर आएगा, कॉस 60 के बराबर। तो 30 और 60 कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे हमारा? डी, 90। देखिए, पार्ट 3 साइंस में कह रहा है आपका क्वेश्चन,
कि पौधों में नस्लों में सुधार करने की लक्ष्य उत्पादित करना क्या है? पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना क्या है? तो ये आप बताएँगे, रोग मुक्त प्रजातियाँ होना, है ना? अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, यानी आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, सभी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन दो क्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल कौन सा है इसमें? बताइए। द्विक्षारीय अम्ल जो है इसमें आपका कौन सा है? तो आंसर बता पाएँगे? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4 है इसमें, है ना? द्विक्षारीय अम्ल है दोस्तों, H2SO4। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। बताइएगा इसमें कौन सा प्रोपेनोइक अम्ल है? प्रोपेनोइक अम्ल कौन सी है इसमें? आंसर बता पाएँगे? ये सबसे जो बड़ी दिख रही है, यही है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है? मिट्टी ऊष्मा का जो होता है दोस्तों, कुचालक होता है ना? बताइए, निम्नलिखित में कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण के अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? कौन नहीं है बताइए? मोलस्का तो है ही, एनालिड्स भी है, पैलिटी मेलेनेथी से भी है, लेकिन प्रोटो जो आपका इसमें नहीं है, यानी आंसर जो होगा हम लोग का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो या दो से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं हम लोग बहुगुणित। क्या कहते हैं उसे? बहुगुणित। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? बताइए किसे मानेंगे पर्यावरण स्नेही? आंसर बताएंगे पेट्रोल को तो बिल्कुल नहीं, डीजल को नहीं, द्रवित पेट्रोल को नहीं, संपीड़ित गैस को, सीएनजी को मानेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? मानव मस्तिष्क जो है इसमें कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो आप बताएंगे ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? आंसर बताइएगा। यह भ्रूण पोष में पाया जाता है। किसमें पाते हैं? भ्रूण पोष में पाया जाता है। देखिएगा आगे, कह रहा है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्तीय के अनुदिश गति कर रहा है, कण की गति क्या होगी ये आपको बतानी है। कैसी होगी कण की गति बताइए? क्या कण की गति एक विमीय या फिर एक आयामी होगी? क्या द्विविमीय और दो आयामी होगी, या स्थानांतरित होगी, या फिर दोलन होगी? तो आंसर आपका रहेगा दोस्तों, यह द्विविमीय या फिर दो आयामी होगी। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि कैपिटल जी का वर्तमान मान्य है लगभग में आपको बता देना है। कौन सा हो जाएगा बताइए? तो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। और वही स्मॉल जी का पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखेंगे कह रहा है क्या कि 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस जो है तेल पर तैरता है। वह तेल 1000 केजी पर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व हमें केजी मीटर पर क्यूब में क्या होना चाहिए बताने हैं आपको। क्या हो जाएगा? तो हम लोग निकालते हैं तेल का घनत्व, यहाँ पे निकालिएगा। तो सॉलिड का घनत्व और प्लस पानी का घनत्व बट्टे में 2 होता है। ठीक है, तो दोनों को इंक्लूड कर लोगे कितने हो जाएंगे हमारे? 1900 हो जाएगा ना। और 1900 का आधा आप सीधे कर लो, कितने हो जाएंगे? 950 आप बता पाओगे? देखिए है क्या ऑप्शन में? यस, राइट आंसर ए करेक्ट होगा। देखिए, बाहरी कान क्या कौन कहलाता है? कर्ण पल्लव, कर्णपट, कर्ण कर्णावत, या फिर मुग्ध मुग्धरक? आंसर यहाँ पे बताएंगे कर्ण पल्लव जो हो जाएगा आपका बाहरी कान कहलाता है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है?
मिट्टी के कटाव का जो प्रमुख कारण है वो बताइएगा कौन सा है इसमें। तो आप आंसर रखेंगे वन है। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वन उसका संरक्षण करता है। सोपानी कृषि नहीं, ये भी नहीं। जल बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जो है जल है दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बताना है आपको, कितना है। कितना हो जाएगा आप बता पाओगे? 0.03%। ए हो जाएगा ऑप्शन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, बताइए। आंसर बता पाएंगे? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे पड़ता है ये? ब्राजील में पड़ता है। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। और ये सबसे पहले हुआ था कब? तो 1992 में हुआ था। बताइए, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र, आंसर आपका रहेगा यह कश्मीर में है। कहाँ पे दोस्तों? कश्मीर में है। और नागार्जुन जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो आप बता पाएंगे यह है आंध्र प्रदेश में, है ना। श्री सैलम यदि पूछेगा दोस्तों तो वो भी आंध्र प्रदेश में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रतिरोध का सूत्र बताना है आपको। क्या होता है प्रतिरोध का सूत्र, बताइए। तो हम लोग लिखते हैं क्या प्रतिरोध, यानी आर इक्वल क्या लिखते हैं? वी बाई आई लिखते हैं कि नहीं? बस ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट है। आगे देखेंगे। स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं किसमें दोस्तों? गर्म तार में लगाते हैं हम लोग, है ना। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है में किसका उपयोग होते हैं? आंसर बताएंगे अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस नहीं, इसमें होता है उत्तल लेंस का। आंसर डी करेक्ट होगा। पार्ट 4 है आपका सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? पहले तो जानेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1789 को हुई थी, 14 जुलाई को। अभी बता देंगे उस समय के जो राजा थे वो कौन थे। वह थे दोस्तों लुइस 16वें थे। कौन थे लुइस 16वें थे? जो ये राजगद्दी पे बैठे थे अपने 1774 ईस्वी में बैठे थे, है ना। इनके राज्यकाल में ये जो क्रांति हो गई थी वो 1789 में हो गई थी। देखेंगे, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जो जनजाति थी वो कहाँ की रहने वाली थी? बता पाएंगे? ये पलामू की रहने वाली थी। आंसर डी बताएंगे, पलामू। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, ग्यूसेप मेंजनी। ग्यूसेप मेंजनी ने गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। आंसर क्या रहेंगे आपके? बर्न। राइट आंसर बी बताएंगे, बर्न नामक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? समिति का नाम बताइए। समिति का नाम था हंटर समिति। आंसर ए करेक्ट होगा, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, बताएंगे। अब 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल और ईस्वी 1919 को हुआ था, है ना। देखिए आगे, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो प्रेस का जनक कहते हैं हम लोग किसे कहते हैं? तो उस समय का जो था जेम्स अगस्टन हिक्की को कहते हैं हम लोग। आंसर सी करेक्ट होगा आपका। भारत में प्रेस का जनक 1780 में अगस्टन हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर दिया था। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा बताएंगे, सिक्किम में है नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है यह। श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए क्या होगा। तो आंसर बताएंगे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। तालाब तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियां का चयन किया जाता है। कौन कौन सी मछली रहती है उसमें? तो आंसर बताएंगे, कैटलस रेहू, कॉमन कार्पस और ग्रास कार्पस। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। केंद्रमुख केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। आंसर बताएंगे, कर्नाटक। आंसर सी करेक्ट होगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ए करेक्ट होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? भारत का पहला। आंसर बताएंगे, दिग्बोई में है। आंसर डी करेक्ट होगा। कब स्थापना हुआ था? 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ये आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
कांडलापतन किस राज्य में स्थित है? कांडलापतन कौन से राज्य में है? गुजरात में है कांडलापतन दोस्तों। राइट आंसर सी होगा। 1930 में इसका निर्माण हुआ था। बिहार का शोक कौन से नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों बिहार का शोक। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाषा से ली गई है? कौन सी भाषा से लिया गया है? कौन सी भाग से लिया गया दोस्तों? भाषा नहीं, कौन सी भाग से लिया गया है? भाग का नाम बताएंगे, वह है भाग 4 से लिया गया है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भाग 4 से लिया गया है। भाग 4 में आप बता देंगे अनुच्छेद 36 से लेके कहाँ तक है? 51 तक है। यही नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें। मतगणना का कार्य कौन करते हैं? मतगणना का कार्य कौन करेंगे? चुनाव आयोग करेंगे। आंसर डी करेक्ट होगा। भाग 15 में दिया गया है चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में दोस्तों क्या कहते हैं बताएंगे? तो उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। आंसर सी बताएंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ये देखते हैं। मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये एक राजनीतिक नहीं है। सरकार की आलोचना करने की अधिकार ये भी है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? यह किया गया अवसर की समानता। आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता। कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? आप आंसर बताएंगे, शिक्षा का अभाव नहीं, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आंसर बी करेक्ट होगा। कौन कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आंसर बताएंगे, पंचायती राज। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 40 में है। आइए पार्ट 5 देखते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन बना है हम लोग का। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माय फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टक देयर। क्या होंगे यहाँ पे दोस्तों? आंसर बता पाएंगे आप? यहाँ पे होंगे हैड बीन, माय फ्रेंड एंड आई हैड बीन स्टक देयर। आंसर ए करेक्ट होगा हमारा। देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द सेंटेंस गिवन सेंटेंस वेलकम टू द सेरेमनी। ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है ये कौन सा सेंटेंस है इसमें। वेलकम टू द सेरेमनी, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे बात, ये आपका स्वागत किया जा रहा है सेरेमनी में, है ना? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। मतलब हमें नरेशन बनाना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं नरेशन को। कह रहा डिड यू सी दैट रेड कार? माई ब्रदर आस्क्ड, मेरे भाई पूछते हैं क्या तुमने देखा लाल कार को? देखा है? देखिए क्या बनेगा इसका, माई ब्रदर डैश वेदर आई डैश दैट रेड कार। आंसर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कि माई ब्रदर आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम नहीं होगा, आस्क्ड हर नहीं, देम नहीं, आस्क्ड मी होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो किसे पूछ रहा है? अपने भाई से। माई का क्या हो जाता है? आई। मी हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो सीधे से एक ही आंसर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा क्वेश्चन? यहाँ से है कि नैन्सी सेड, नैन्सी ने कहा क्या कि वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर। तो आंसर क्या बनेंगे हमारा? नैन्सी सेड दैट डैश फॉर अ समर ट्रिप डैश। आंसर होंगे हमारे कि नैन्सी सेड दैट दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर, ना? लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर हो जाता है चेंज। ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हमें बताना है इसमें कौन है। ही मेड मी लिसन, इसमें कौन सा है नॉन फाइनाइट वर्ब? आंसर बताएंगे, लिसन जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए इसमें बताना है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब। ही सॉरी वी हेट सीइंग अ चाइल्ड कैरी, वी हेट सीइंग अ चाइल्ड क्राई।
बताइए क्या होगा यहाँ पे नॉन फाइनाइट। तो आंसर बताएंगे सीइंग और क्राई यहाँ पे जो है दोस्तों आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। सीइंग एक जीरंड है यहाँ पे, है ना। देखेंगे कह रहा अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। हमारा क्या में दिया है एक्टिव वॉइस में, हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं क्या है सेंटेंस हमारा। वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो क्या बनाएंगे इसका, पहले तो ही से स्टार्ट होगा ही ही वॉज ही वॉज ऑप्शन ए ठीक है, ये काट दीजिए, बी नहीं होगा। और बाद बाकी तीन ऑप्शन अभी तक है। ही वॉज, अब देखेंगे इसमें आईएनजी है ही नहीं, तो बीइंग तो लगेगा नहीं, इसे भी काट दीजिए। क्या इसमें बीइंग नहीं, ये भी ठीक है। अभी तक हमारे पास दो चलेंगे। अब देखिए क्या होगा फिर यहाँ पे, क्या ड्राइव इन होगा या ड्रॉप। तो अब देख पा रहे हैं ये पहले से V2 है, तो V3 में जाएगा ना, तो V2 तो काट दे। बस एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, राइट आंसर सी। क्या होगा, ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। आंसर सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज नॉट एन करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। बताएंगे कौन सा इसमें जो है पंक्चुएशन मार्क सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन नहीं है इसमें करेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल भगवान उनको आशीर्वाद दे, तो ये हमारा सही है, पहला तो ठीक है। दूसरा देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, नहीं इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। क्या ये सुंदर साइट है, ये तो आश्चर्यचकित बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, ये बिल्कुल ठीक है आपका। हाउ हाई माउंटेन इट इज, ये भी ठीक है आपका, यानी आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइपन इन अ सेंटेंस। हाइपन का पर्पस आपको बताना, हाइपन कैसे ऐसे रहता है ना, इसका पर्पस क्या बताएंगे। टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर, हाँ बिल्कुल, दो वर्डों को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे एक करेक्ट है आपका। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। माई मदर वॉज माई मदर वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, निपुण है। देखेंगे इसमें क्या होगा, फिल करेंगे। सी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल डैश मॉर्निंग। क्या होगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, क्या है हमारे पास। द assured was guilty, she admitted this in court। क्या बनाएंगे दोस्तों, द assured admitted in court that he was guilty। आंसर ए करेक्ट होंगे हमारे। फाइंड द सुटेबल suggessive device for the following sentence, क्या है, you will not succeed dash you try harder। आंसर क्या होंगे हमारे दोस्तों यहाँ पे, आंसर बता पाइएगा। यहाँ पे होगा अनलेस, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू ट्राई हैडर। ऑप्शन नंबर सी होंगे। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेज। क्या है हमारे पास आइटम, कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब पहले हम लोग तो जानेंगे क्या होता है दोस्तों। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, है ना, काल्पनिक कहानियां। आंसर हमारा होगा अ फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। लाइक अ अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का कहने का मतलब है आरामदायक। आंसर क्या होगा, प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। आंसर ए करेक्ट होगा हमारा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारा आइटम, गिवन गिव इन। गिव इन का मतलब है यहाँ पे क्या, आत्मसमर्पण करना। टू डोनेट बिल्कुल नहीं, टू डिफीट नहीं, हारना नहीं, टू सरेंडर। हमारा सी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, डैश यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। तो आंसर बताएंगे वुड यू एडमिट टू क्राइम, है ना। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई थिप डैश योर मनी यू डैश सैड। तो आप बताएंगे इफ अ thief
स्टोल मतलब उसने चुरा लिया है ना। योर मनी यू वुड बी शेड, तो हमारा आंसर बनेगा, राइट आंसर डी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन डैश रिवॉर्डेड, एवरी वन वॉज रिवॉर्डेड होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ बंच ऑफ कीज डैश मिसिंग, आंसर क्या होंगे, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अब देखेंगे पार्ट 6 जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है हमारा। क्वेश्चन जो दिया गया है हम देखेंगे यहाँ पे, थर्मामीटर तापमान को बताता है, तो आपको बताना है ऑपिशोमीटर क्या चीज बताता है। ऑपिशोमीटर यहाँ पे रेखाओं के बताता है ना दोस्तों, आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में लिखा गया है हमारा सोसाइटी का ये लिखा गया है, तो उसी कोड में हम लोग जनरल को कैसे लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे एस ओ को पहले क्या लिखा गया है, ओ एस, जस्ट अपोजिट कर दिया गया, तो हम लोग जी ई को भी ई जी कर लेंगे। ई जी है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन बी काट दीजिए आप, आपके पास 3 ऑप्शन है। फिर देखेंगे सी आई को भी उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे, तो हम लोग भी करेंगे ई और एन को, ई एन को यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया है, और इसको भी अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है, इसमें भी अपोजिट। ये 4 तो हमारे मैच कर रहे हैं तीनों ऑप्शन में। अब देखिए लास्ट का 3 जो है ये क्या किया गया है कि आर जो है यहाँ पे, जैसे कि ये ई है आपका, ई सबसे लास्ट में ले गया है, तो यहाँ पे आप आर देखेंगे सबसे लास्ट में, इसमें है क्या, नहीं, ये भी काट दी। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें भी आर है। अब देखेंगे कह रहा है कि ये टी जस्ट उसके बाद वाला को जस्ट वहीं पे रखा है, तो हमारा जो ए है जस्ट यहीं पे रहेगा, ए इसमें है, ठीक है, ए इसमें है क्या, तो नहीं, ये काट दीजिए, यानी ऑप्शन एक ही दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और वेन आरेख में आपको बताना है कि सोना, आभूषण और चांदी के बीच में संबंध, तो ये आभूषण जो है ये तो दोनों है, सोना और चांदी दोनों है, मतलब हम लोग यदि ये आभूषण ले ले तो ये सोना हो जाएगा, हमारा चांदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बनेगा ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। एस जो आता है आपका 19 पे आता है, और जी जो होता है वो 7 पे आता है, इन दोनों के बीच में हमें बता देना है कि कौन सा अक्षर आने वाला है। तो आप लिख लोगे 7 से, 7 के बाद हम लोग लिखते हैं जी एच आई और जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, है ना, पी क्यू आर और एस। यहाँ पे देखेंगे ये 2 काटिए, यहाँ पे भी 2 काटिए, इधर से भी 2 काटिए, फिर इधर से भी 2, इधर से भी 2, और यहाँ से भी 2 काटेंगे, तो लास्ट जो बीच में आपका बचा वो एम, यानी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वृत्त बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वृत्त हम लोग बना दिए, ठीक है। इस वृत्त में कह रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर सी है, ई के ठीक बाईं ओर सी है, ई के ठीक बाईं ओर हम बैठा देते हैं यहाँ पे 4 और 1 ये 5 व्यक्ति। ई सपोज कर लेंगे हमारा यहाँ पे बैठा है, तो ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर सी बैठा दें, यहाँ पे बाईं ओर हो गया। अब कह रहा है कि डी और ई के बीच में ए है, डी और ए के बीच में, ए जो है डी और ई के बीच में, तो डी को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, डी और ई के बीच में ए हो गया। अब एक ही बच गया कौन, तो बी बच गया, बी को यहाँ पे रख लो। अब कह रहा है बी और ए के बीच में कौन है, बी और ए के बीच में एक ही व्यक्ति है, वो कौन, डी है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों की कीमत जो है वो कितना है, 77 रुपया, लेकिन शहर ए से बी के 3 टिकट और शहर ए से सी के 2 टिकट का कीमत 73 रुपया है, तो शहर ए से बी और सी के लिए किराए कितना होंगे ये हमें बताना है। देखिए ये तो आपका बन गया जो है द्विघात समीकरण बन गया। तो कैसे बनाएंगे, पहला कह रहा है कि हम 2x ले लें 2 बसों के लिए, है ना, और फिर 3 3 के लिए ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 77 रुपया हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए आप। दूसरा जो हम कर लेते हैं, दूसरा है 3x और प्लस 2y इक्वल कितना, 73 रुपया। ये देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में गुना कर लेते हैं हम लोग किससे, 3 से, और दूसरे में कर लेते हैं 2 से। क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 2 जा यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसके लेके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस में 9y और इक्वल में हो जाएगा 2 3 1, गुना करिएगा आप 3 से, तो इसमें करेंगे तो ये भी 6x और प्लस में रहेगा आपका 4y इक्वल हो जाएगा 146। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस माइनस ये कट जाएगा आपका, ये घटाएंगे तो आपके 5y
5y इक्वल हो जाएगा 231 में से 146 घटा लेंगे तो 85 होगा, यानी 5 से काटोगे तो आपके पास 17। y की वैल्यू तो हमारी आ चुकी 17। कोई भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख लो। हम सपोज कर लेते हैं, हम इसी में रखते हैं 2x प्लस 3, है ना, y इक्वल 77 पहला में रखते हैं। y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 17। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा हमारा 77, और ये 3 और 17 गुना कर दोगे तो 17 तो ये कितना होता है 51, 51 घटा लेंगे हम लोग। यहाँ पे 2x है, ये घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 6 और ये 2, और ये 2 है हमारे पास तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 13 और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 17। y की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 13 रुपया। तो हम लोग निकाल लेंगे कि a से b तक की किराया कितना होगा। a से b तक की किराया जो होगा वो 13 रुपया, और b से c तक के किराया कितना होगा 17 रुपया। तो देखिए 13 और 17 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है इस चिन्ह में बताना है कि कौन सा फुलफिल करना है इसमें। देखिए 3 और 17 और 11 और ये 4, ये सभी को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 35। ठीक है, सभी को जोड़ने पे इसको भी जोड़ लीजिए, ये कितने हो जाएंगे आपके पास 16 2 18, 18 10 28 और 7 जोड़ेंगे तो ये भी 35 आ रहा है। तो इसे भी ऐड करने पे हमें 35 चाहिए, तो ये 15 और 15 जोड़ लो, 15 13 कितने हो जाएंगे 28, 28 में 6 जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 34। तो कितना चाहिए हमारे पास, एक और चाहिए जो 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखिए और बताना है आगे कौन सी आनी चाहिए। 544 के बाद 509 कितना का घटा है, आप बताएंगे 35। 509 में से 474 कितना घटा, फिर 35, फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 35, आगे भी 35 घटा दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे 39 में से 35 जाएगा तो आप बता पाओगे कि 4 बचेगा, 4 तो रहो, और यहाँ पे 4, 404, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए करेक्ट। यदि सोमवार किसी महीने के 5 तारीख को पड़ता है तो इस महीने के 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 5 तारीख को कौन है, सोमवार है। ठीक है, 5 तारीख को यदि हम लोग सोमवार रखते हैं, 5 तारीख को हमारा है सोमवार। ठीक, अब कह रहा है क्या कि 5 तारीख से 26 तारीख के कुल दिनों की संख्या जो हो जाएगी 21 दिन हो जाएंगे। तो 21 में विषम दिनों की संख्या आप निकालोगे, 7 से गुना डिवाइड करेंगे तो 0 हमारा आ जा रहा है, मतलब कि 26 तारीख का दिन जो हो जाएगा वो भी क्या होगा सोमवार ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा राइट आंसर ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं और बाएं छोर पे, देखेंगे यहाँ पे दाएं और बाएं छोर हम बनाते हैं। कहता है रीता और मोनिका क्रमशः दाएं, रीता दाएं छोर पे है, मोनिका बाएं छोर पे। दाएं छोर से 9 में, दाएं छोर से ये 9वें पे है, जबकि बाएं छोर से ये 10वें स्थान पे है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल ले, यहाँ पे आर और यहाँ पे मोनिका आ जाती है। ठीक है, तो मोनिका और रीता क्रमशः दाएं से 16वें और दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पे आ जाती हैं, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि पहले 10 और 9 में थे, अब हो जाएंगे 10वें और 17वें, तो 10 और 17 सीधे से प्लस कर लो, अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, में से एक घटा लो, क्योंकि एक ही लड़की को 2 बार काउंट किया गया है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10 10 20 27 में से एक घटा लोगे तो टोटल 26, मतलब पंक्ति में लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी वो 26। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए